Hello. Hello. Hello everyone, welcome to the SciFly Chemistry, and in this lecture we are going to see the types of ligand और उस ligand के organometallic complexes कैसे बनते हैं. For example, we are going to start with our carbonyl ligand. तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है types of ligands, types of ligands, और इसमें हम पहला लिगैंड स्टडी करने वाले हैं कार्बोनिल लिगैंड और उसके कॉम्प्लेक्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बोनिल लिगैंड. ठीक है ना. अब देखो कार्बोनिल की अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम याद है तो वो कैसे होती है. कार्बन इज हैविंग 2p इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज हैविंग 4p इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 + 4 = 6. और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 6 + 8 = 14. राइट. अब 14 तक हम कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. 2 1 पाई सिग्मा पाई स्टार सिग्मा स्टार, और ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो. 1 2 3 4 5 6. सो दिस सिग्मा इज होमो एंड दीज पाई स्टार ऑर्बिटल्स आर लूमो इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. समझ रहे हो. सिग्मा इज होमो एंड पाई स्टार इज लूमो, एंड दिस होमो इज मोर लोकलाइज्ड ऑन कार्बन. तो होमो के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो कार्बन के ऊपर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन. इसीलिए कार्बोनिल हमेशा कार्बन के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बिकॉज होमो इज मेनली लोकलाइज्ड ऑन कार्बन एज वेल एज दिस लूमो पाई स्टार, इट इज ऑल्सो लोकलाइज्ड मोर ऑन कार्बन. सो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लूमो है वो भी ज्यादा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, और जो सिग्मा होमो है वो भी ज्यादा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है. अब इसका रिजल्ट क्या है, इसके वजह से क्या होगा. तो सी मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ कार्बोनिल. नाउ दिस होमो इज लोकलाइज्ड ऑन कार्बन, सो देयर इज sigma donation of these 2 electron towards the metal. This is called as sigma donor. So when carbon donates its 2 electron to metal, the type of donation is called as sigma donation. So carbonyl act as a sigma donor through the carbon. Now क्या होता है. That LUMO pi star empty orbital, ठीक है ना. अभी ये सिग्मा स्टार था, अभी ये मेटल है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. नाउ दीज पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन कार्बन. अभी ये एम्प्टी है, दीज ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी. नाउ मेटल इज हैविंग फिल्ड डी ऑर्बिटल. मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन मेटल डी ऑर्बिटल डोनेटेड टू दी pi star empty orbital of carbonyl. This type of donation जनरली क्या होता है. लिगैंड डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगैंड ने कार्बोनिल ने कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जिसको हमने बोला सिग्मा डोनेशन, एंड मेटल क्या करता है अपने डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के लूमो में यानी कि पाई स्टार ऑर्बिटल में. दिस इज पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल. ये देखो ये पाई स्टार ऑर्बिटल लूमो जिसे हम बोलते हैं, इट इज अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल. नाउ मेटल टू लिगैंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ, एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज कॉल्ड एज अ पाई डोनेशन, एंड हेंस ligand is pi acceptor ligand. Ligand is pi acceptor ligand. So ligand सिग्मा डोनर है, पाई एक्सेप्टर है. ठीक है. सिग्मा डोनर में आप कैसे दिखा सकते हो. दिस इज फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. सो हियर इट इज डोनेशन फ्रॉम कार्बन टू मेटल, हियर इट इज डोनेशन फ्रॉम मेटल टू लिगैंड. दिस इज सिग्मा डोनेशन, दिस इज पाई डोनेशन. बट कार्बोनिल एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए हमने उसको क्या बोला, पाई एक्सेप्टर. So carbonyl ligand can act as a sigma donor as well as pi acceptor. So it is weak sigma donor, but it is strong pi
एक्सेप्टर, तो उसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिग्मा डोनर। तो ये मेन फीचर है कार्बोनिल लिगैंड के। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गए सबको? अब दिस इफेक्ट टुगेदरली कॉल्ड एज अ सिनर्जिक इफेक्ट. This effect is called as synergic effect, and this strong pi accepting ability, it is also known as a back donation. This is also known as a back donation. बैक डोनेशन यानी कि जनरली लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट यहाँ पे मेटल लिगैंड को दे रहा है, तो उसको क्या बोला गया है? बैक डोनेशन. ठीक है, समझ रहे हैं आपको? अब इसकी वजह से क्या होगा देखो, इसकी वजह से क्या होगा देखो. सो मेटल जो है वो कार्बोनिल के पाइस्टर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है. पाइस्टर ऑर्बिटल में यहाँ पे आ रहे हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आ रहे हैं मेटल के इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस पाइस्टर ऑर्बिटल इज एंटी बॉन्डिंग इन नेचर, राइट. अब जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं तब वो मॉलिक्यूल वीक बनता है, तब वो बॉन्ड वीक बनता है. सो एज इलेक्ट्रॉन्स इन antibonding orbital increases, as electrons in antibonding orbital increases, bond strength decreases, bond strength decreases, bond strength decreases, bond weak बनने लगता है. bond weak बनना यानी कि bond order भी decrease होना. ठीक है, bond order also decreases, as well as one more thing, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है तो उस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, राइट. बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उतनी ज्यादा उस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है. यहाँ पे अगर बॉन्ड वीक है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी. एंड ऑल्सो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. सो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुई ड्यू टू बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू कार्बोनिल. तो मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को देगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. सो फॉर मोर इलेक्ट्रॉन रिच मेटल और इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो बैक डोनेशन ज्यादा होगा, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. सो फॉर मोर इलेक्ट्रॉन रिच मेटल C ट्रिपल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है. समझ रहे हो? CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम कब होगी? जब मेटल आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा. ओके, तो उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ अभी. ये बस आप एक बार नोट डाउन करो, ये एक बार नोट डाउन करो. तो देखो मेटल कब इलेक्ट्रॉन रिच है? सपोज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिया है M, कोई एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं CrCO6. अब वही मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया CrCO6 2+, तीसरा कॉम्प्लेक्स लिया CrCO6 3+. सो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये है क्योंकि इसके ऊपर मिनिमम पॉजिटिव चार्ज है. एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्स बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो जितना कम चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स है. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है. अब इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज μ1 है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल इज μ1. ठीक है, ये CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है. इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी μ2 है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी μ3 है. सो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसके लिए होती है? जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है. इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ये. सो μ1 विल बी द लिस्ट. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा डेफिशिएंट हुआ, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई.
ठीक है। सो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब होती है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, और इन तीनों कॉम्प्लेक्स में ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। वैसे ही अगर दूसरा कोई एग्जांपल आपको देती हूं मैं, ML6, सपोज ये न्यूट्रल है, ML6, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, ML6 2 माइनस, ये दो निगेटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पे लिगैंड कौन है, कार्बोनिल है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वो है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा निगेटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स लेस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, देन दिस। तो ये CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके अपोजिट होता है मेटल एंड कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मेटल एंड कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो देखो अब ये किसकी है, CO, दिस इज फॉर C एंड O। अब यहीं पे मैं आपको करके दिखाती हूं। अगर दूसरा कॉलम हम यहां पे बनाते हैं फॉर मेटल एंड कार्बन, फॉर मेटल एंड कार्बन, दिस वाज फॉर कार्बन एंड ऑक्सीजन, μ1 μ2 μ3, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाउ फॉर मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन, तो रेड कलर से मैं लिखती हूं सपोज। अब यहाँ पे μ1 डैश में लिखती हूँ, दिस इज μ2 डैश एंड दिस इज μ3 डैश। सो कार्बन एंड ऑक्सीजन के लिए जो सीक्वेंस आया था उसके एग्जैक्ट अपोजिट सीक्वेंस जो है वो मेटल एंड कार्बन के लिए आएगा, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी μ3 की थी तो यहाँ पे μ1 डैश की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, देन μ2 डैश एंड μ3 डैश की सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स के लिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे आप अगर देखो तो मेटल है, कार्बन है, ये कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये मेटल के फील्ड ऑर्बिटल है, और मेटल से कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, इसके वजह से ये CO बॉन्ड जो है ये वीक बनता है। बट CO बॉन्ड जब वीक बनेगा तब मेटल एंड कार्बन का ये जो बॉन्ड है ना ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन रिच कॉम्प्लेक्स CO बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए μ1 सबसे कम आया, बट इस कॉम्प्लेक्स के लिए मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए ये μ1 डैश जो है फॉर मेटल एंड कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ये सबसे ज्यादा होगी। तो आपको एक याद रखनी है, उसके अपोजिट दूसरी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। आपको याद किसकी रखनी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन की। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के फ्रीक्वेंसीज का जो सीक्वेंस आया है उसके एग्जैक्ट अपोजिट सीक्वेंस आएगा मेटल एंड कार्बन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। रीजन समझ में आया है, ओके। सो आई विल गिव यू सम कॉम्प्लेक्स और उनके आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देती हूँ, नोट डाउन करो। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। तो आपको मैं कॉम्प्लेक्स देती हूँ। अब क्या है देखो, CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज का चार्ट मैं आपको देती हूँ। सो इफ फ्री कार्बोनिल इज देयर, फ्री CO इज देयर, इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी मेटल, तब उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। सो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का दूसरा कॉलम हम लिखते हैं CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो व्हेनेवर कार्बोनिल इज नॉट अटैच्ड टू एनी मेटल, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं, मेटल टू कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, तो वो कार्बोनिल जो है उसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो वो होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हेन दिस कार्बोनिल इज अटैच टू वन मेटल, वो एक मेटल को अटैच हो गया, सो वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। देखो मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज आपको किसी कॉम्प्लेक्स के एग्जैक्ट वैल्यूज देती हूँ, जस्ट अ वेट, उससे पहले मैं आपको रेंज के वैल्यूज बताती हूँ, ओके। हाँ, सो इफ इट इज अटैच टू दी वन मेटल, इसे बोला जाता है टर्मिनल कार्बोनिल। दिस इज टर्मिनल कार्बोनिल व्हेन इट इज अटैच टू ओनली वन मेटल। और टर्मिनल कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 1850 टू 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, इस रेंज में होती है। डन। अब
व्हेन दिस इज अटैच टू टू, ये कार्बोनिल है एंड इट इज अटैच टू टू मेटल, इसे बोला जाता है μ2, इसे बोला जाता है μ2 कार्बोनिल, μ2 कार्बोनिल। और यहाँ और ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, इट इज नियरली 1700 to 1800 सेंटीमीटर इनवर्स और 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। अब व्हेन कार्बन इज अटैच टू 3 मेटल 1 2 3, इट इज μ3CO और फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज होती है 1600 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? ये फ्रीक्वेंसी चार्ट आप याद रखो। अब कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखो कैसे डिक्रीज हुई है। TiCO6 with 2 negative charges, VCO6 with 1 negative charge, CrCO6. So see here, this CrCO6, it is a neutral complex, it is not having any negative charge, right? तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर 2000 है, तो अगर एक निगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, और वो डिक्रीज हो गई 1859 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे 2 निगेटिव चार्जेस है, फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज हो गई 1748 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ रहे हो आप फर्क क्या है? नोट डाउन करो, दूसरे एग्जांपल्स देती हूँ आपको। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। arrange according to increasing order of CO stretching frequency, increasing order of CO stretching frequency. So the first one is free CO, second one is MnCO6 2 minus, third one is CrCO6 2 plus, fourth one is VCO6। इन कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करो जल्दी से। डन, बहुत इजी है, आपको आ ही गया होगा वो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा फ्री CO की, उसके बाद ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला है थर्ड, उसके बाद ये न्यूट्रल है और ये सेकंड जो है ये निगेटिव चार्ज वाला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, the next point is take one example। so एक एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल कौन सा है देखो, Fe2CO9
Fe2CO9 एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के क्या क्या वैल्यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी के में मिली है देखो. सो 2082, 2019 एंड 1829 दीज आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ CO. अब हमें पता है कि फ्री CO अगर है, फ्री CO तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2143. अगर एक मेटल को वो अटैच है सो इट इज 1900 और 1850 टू 2143. अगर वो दो मेटल को अटैच है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1700 टू 1800. तो यहाँ पे देखो ये क्या है 2082, 2019. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट है. सो दीज टू फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट द टर्मिनल कार्बोनिल, टर्मिनल CO. अब ये जो एक 1829 है ना, ये देखो ये बहुत कम है 1829. सो 1829 क्या है, ये एक ब्रिजिंग कार्बोनिल डिनोट कर रहा है. सो दिस इज अराउंड 1800 और 1850. सो दिस रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ कार्बोनिल. इसको बोला जाता है ब्रिजिंग कार्बोनिल, इसको बोला जाता है ब्रिजिंग कार्बोनिल. तो इस कॉम्प्लेक्स में टर्मिनल कार्बोनिल भी है यानी एक मेटल को अटैच, ब्रिजिंग कार्बोनिल भी है यानी कि टू मेटल्स को अटैच. एंड दिस स्ट्रक्चर इज, यहाँ पे दो आयरन होते हैं, तीन कार्बोनिल टर्मिनल पोजीशन पे दोनों आयरन को अटैच है. सो ये हो गए टोटल 6 कार्बोनिल एंड 3 कार्बोनिल्स आर इन अ ब्रिज्ड पोजीशन. तो इस तरीके से 3 कार्बोनिल ब्रिजिंग है. तो यहाँ टर्मिनल की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2082, 2019 ये होगी और इस ब्रिजिंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1829 होगी. ठीक है, इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंसीज दी है तो क्या देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रिजिंग की है, कौन सी फ्रीक्वेंसी टर्मिनल की है, इतना हमें ढूंढना आना चाहिए. तो ऑप्शन में से हम करेक्ट स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं. डन, दिस इज डन. ओके, ओके. सो ब्रिजिंग कार्बोनिल क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, वेदर ब्रिजिंग कार्बोनिल इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और नॉट. तो वो बस आपको CO के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से समझना है. CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ब्रिजिंग कार्बोनिल की क्या होती है 1700 टू 1850. इसके बीच की अगर कोई फ्रीक्वेंसी आपको दिखती है या फिर इसके आसपास की तो ब्रिजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट है. μ2 वाला यानी दो मेटल के बीच वाला कार्बोनिल प्रेजेंट है. राइट, अगर सिर्फ टर्मिनल कार्बोनिल प्रेजेंट है तो सारे फ्रीक्वेंसीज इस रेंज में आएंगे. इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और एक क्वेश्चन है रेफरेंस बुक से, हम वो सॉल्व करते हैं. जस्ट नोट इट डाउन, ये नोट डाउन करो. नाउ से सो एक रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, क्योंकि जनरली रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आप एज इट इज एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. राइट, तो देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, हैप्टिसिटी 5, C5, H5, MO, CO थ्राइस 2. इसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज दी है 1960, 1915. ये सेंटीमीटर इनवर्स में है. अब हिट करने के बाद यह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और जिसमें एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है हैप्टिसिटी 5, C5H5. दिस इज एज इट इज मॉलिब्डेनम. कार्बोनिल डिक्रीज होते हैं, कार्बोनिल 2 ही है. सो दिस इज ट्वाइस, ये भी ट्वाइस है, प्लस 2 CO रिलीज होते हैं. अब इसमें इस कॉम्प्लेक्स के लिए CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज मिलती है 1889 एंड 1859. अब और क्या क्या हुआ है देखो, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं. पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंज हुआ. सो फ्री CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2143 सेंटीमीटर इनवर्स,
टर्मिनल की 1950 to 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, μ2 की 1850 to 1950. So see, these are 1960, 1915. तो ये कहाँ की फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कौन से रेंज वाली है आपको लगता है? और ये जो दी है ना, ये 18 के रेंज में है, देखो ये 1818 है, तो 18 के रेंज वाली फ्रीक्वेंसीज जनरली μ2 की होती है, 1889, 1889 एंड 1859. सो यहाँ पे आप ब्रिजिंग CO एक्सपेक्ट कर सकते हो, ब्रिजिंग CO प्रेजेंट, ब्रिजिंग CO प्रेजेंट. यहाँ पे देखो 1960 यहाँ की है, 1915 ये भी इस रेंज में आएगी. आप बोलेगा कि 1915 तो यहाँ पे आएगी, नहीं, 1915 ये बहुत ही ये बॉर्डर लाइन पे है, तो आप यहाँ वो एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो हियर टर्मिनल CO आप एक्सपेक्ट करोगे, टर्मिनल CO एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, टर्मिनल CO. सो सी हियर व्हाट हैपन्स. तो डेटा जो दिया है वो मैं आपको बताती हूँ. इस कॉम्प्लेक्स में मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर 1 दी है, मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर 1 दी है, और इस कॉम्प्लेक्स की मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 दी है, मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 दी है, ठीक है. नाउ यहाँ पे सपोज बॉन्ड डिस्टेंस सपोज x है, यहाँ का जो बॉन्ड डिस्टेंस है ना, बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड मेटल, वो डिक्रीज हुआ है 100 पिकोमीटर से, x माइनस 100 पिकोमीटर. सपोज दिस इज x पिकोमीटर, देन इट इज x माइनस 100 पिकोमीटर. अब यहाँ से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? सो सी, इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? मॉलिब्डेनम C5H5, हैप्टिसिटी 5, C5H5 इज नथिंग बट योर, हो गए 2 है, मॉलिब्डेनम 2 हो गए, 6 कार्बोनिल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6. सपोज ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सारे CO जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे है. अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? ब्रिजिंग CO आ गए. अब टोटल 6 CO थे, अब यहाँ पे 4 है, ये 2 और इसका ट्वाइस, यानी कि 2 CO है, टोटल 4 CO है. सो किस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करोगे? ये मॉलिब्डेनम है, 4 CO, और सारी फ्रीक्वेंसीज जो है ना वो ब्रिजिंग फ्रीक्वेंसी है, सारी फ्रीक्वेंसीज ब्रिजिंग फ्रीक्वेंसी है. सो 1 2 3 4. अब 4 कार्बोनिल हो गए और 2 साइक्लोपेंटाडाइन लिगैंड, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन? बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो ये जो 2 मेटल है ना, ड्यू टू ब्रिजिंग कार्बोनिल 2 मेटल और क्लोज आ गए, उनकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ गई. बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब होता है बॉन्ड डिस्टेंस कम होना. व्हेन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एलिमेंट इंक्रीजेस, तो वो 2 एलिमेंट ज्यादा क्लोज आते हैं, मतलब उनकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ती है. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड डिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे x था, यहाँ पे x माइनस 100 है. सो दिस इज स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ऑल टर्मिनल कार्बोनिल. दिस इज स्ट्रक्चर फॉर सेकंड कॉम्प्लेक्स, ऑल ब्रिजिंग कार्बोनिल. बॉन्ड डिस्टेंस कब कम होता है? जब ब्रिजिंग कार्बोनिल का नंबर इंक्रीज होता है, वो 2 मेटल को क्लोज लाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होती है, बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है. तो ये आपके रेफरेंस बुक में एक्सप्लेन करके दिया है, बट कई बार रीड करने से समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. डन, ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बाइनरी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ. बाइनरी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ये नोट डाउन कर लिया. बाइनरी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन मेटल एंड कार्बोनिल ओनली. मेटल एंड कार्बोनिल, कोई भी एक मेटल है और कार्बोनिल्स एज अ लिगैंड प्रेजेंट है, दूसरा कोई भी लिगैंड वहां पे नहीं है, तो उन कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? बाइनरी
carbonyl complexes. Only metal and carbonyl ligand is present. No other ligand, no other metal. Right. So binary carbonyl complexes. इसके स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं. Binary carbonyl complexes. The complex which contain metal plus CO only. मेटल प्लस कार्बोनिल मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली, ये दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है ना. तो इस तरीके के कुछ कॉम्प्लेक्स का हम स्टडी करते हैं. मैं जो स्ट्रक्चर आपको याद रखने के लिए बोलूँगी वो स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. तो जो भी स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बोलूँगी कि ये आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस करके उसमें कितने ब्रिजिंग CO है, मेटल मेटल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, टर्मिनल CO कितने हैं, वो आपको याद रखने हैं एज इट इज़. ठीक है. उसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा कि इतने ही क्यों, ये यहाँ ही क्यों है. वो स्ट्रक्चर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से वो डिटरमाइन किया है और एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो आपको वो स्ट्रक्चर याद रखने हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ बाइनरी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस. So let us start with mononuclear. Mononuclear. So first type, mononuclear means only one metal. Mononuclear. मोनोन्यूक्लियर के मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दूंगी, उनके स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स इज NiCO4, जो बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर NiCO4. दिस ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑल टर्मिनल कार्बोनिल है. द नेक्स्ट वन इज PdCO4. PdCO4, तो ये PdCO4 भी है ना, ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है. PdCO4, PdCO4. सिंस कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो ये स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पे. मोनोन्यूक्लियर. अब मोनोन्यूक्लियर के और एग्जाम्पल देखो, FeCO5. FeCO5. Fe के नीचे कौन होता है? रुदेनियम, RuCO5. उसके नीचे कौन होता है? ऑस्मियम, OsCO5. तो उनका स्ट्रक्चर होता है, इन सब की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब मेटल यहाँ पे होगा, 3 कार्बोनिल ट्राइगोनल प्लेन में होंगे, 2 परपेंडिकुलर होंगे. तो इन तीनों का स्ट्रक्चर ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. FeCO5, RuCO5 एंड OsCO5. सो आयरन के लाइन में जो भी मेटल है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, लिगैंड CO है, तो स्ट्रक्चर होगा TBP, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस स्टडी. अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किन किन के हो गए देखो, CrCO6. इसके नीचे होता है मॉलिब्डेनम, MoCO6. फिर होता है टंगस्टन, फिर होता है VCO6. नाउ VCO6 के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, वैनाडियम का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है टोटल? 5. 6 कार्बोनिल के 12 इलेक्ट्रॉन, सो 12 + 5 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन. दिस इज 17 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉम्प्लेक्स. बाकी के कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब वो स्टेबल होते हैं, बट एक्सेप्शन इज दिस VCO6. इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये स्टेबल है, क्योंकि
क्योंकि 18th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा और कार्बोनिल का नंबर इंक्रीज होगा, बट उतनी जगह वैनाडियम के पास नहीं होती है। वैनाडियम स्मॉल साइज का है, इसलिए वो इतने ही कार्बोनिल ले पाता है, निगेटिव चार्ज बियर नहीं कर पाता और उसका 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि स्टेबल है। बस ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है ये बनाएंगे आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये नोट डाउन करो। अब हम देखेंगे दो मेटल अगर है, सबके स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं, सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। मोनोन्यूक्लियर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बाइन्यूक्लियर के स्ट्रक्चर अब आएंगे वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, give the heading binuclear carbonyl complexes. So the second type is binuclear. Second type is binuclear carbonyl complexes. बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें सबसे पहले एग्जांपल में देती हूँ आपको CO2 CO8 का CO2, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है 8 कार्बोनिल से। ठीक है, नाउ इफ दिस इज इन सॉलिड फॉर्म देन विच स्ट्रक्चर इज देयर? अगेन कोबाल्ट CO8, इफ CO2 CO8, इफ दिस इज इन लिक्विड फॉर्म देन विच स्ट्रक्चर इज देयर? सो सी, दो कोबाल्ट है 8 कार्बोनिल से 1 2 3 4 5 6, 7 8 and one metal bond is present. So this is the structure of CO2 CO8 in solid form. In liquid form, these bridging carbonyl they take terminal carbonyl position. So दो कोबाल्ट के मेटल है 1 2 3 4 5 6 7 8. Now all these CO are terminal in liquid CO2 CO8. Just note down these structures of CO2 CO8. ठीक है, समझ में आ रहा है? Now the next very important complex is Fe2CO9. Fe2CO9, सब इसको हम नंबर देते हैं 1। सेकंड कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं आयरन का, Fe2CO9, जो पहले भी हमने स्टडी किया था। यहाँ पे दो आयरन है, 9 कार्बोनिल में से 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और बाकी 3 ब्रिजिंग पोजीशन पे है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ Fe2CO9। ठीक है, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? अब ये बाइन्यूक्लियर का है, बाइन्यूक्लियर का है। अनदर बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, थर्ड टेक एग्जांपल ऑफ MN2CO10, MN2CO10। अब Mn के नीचे कौन होता है? मैंगनीज के नीचे कौन होता है? टेक्नीशियम, Tc। उसके नीचे कौन होता है? रेनियम, Re2। इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जस्ट मेटल बॉन्ड and all the 1 2 3 4 5 all carbonyls are 1 2 3 4 5 at terminal position. Mn2CO10 आप याद रखो, उसी के जैसा टेक्नीशियम एंड रेनियम का स्ट्रक्चर होगा। ऑल द कार्बोनिल्स आर टर्मिनल कार्बोनिल। अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर में ट्राइन्यूक्लियर एंड टेट्रान्यूक्लियर आते हैं। ये बाइन्यूक्लियर थे, दो मेटल यहाँ पे प्रेजेंट थे। इनके स्ट्रक्चर मैं अभी तो आपको समझा के दे रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, बट आपका काम क्या है? इनका रिवीजन करना एज इट इज। जैसे मैं बोलती हूँ Mn2CO10, आपको ये याद रखना है 0 ब्रिजिंग कार्बोनिल, ऑल आर टर्मिनल कार्बोनिल। जैसे मैं बोलूंगी Fe2CO9 3 ब्रिजिंग कार्बोनिल, इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, सो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस ये हटा दो अभी, राइट डाउन दी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस।
पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसमें आयरन फैमिली के पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट फैमिली के पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हम देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ आयरन का पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। बाइन्यूक्लियर तो हमने Fe2CO9 देखा था, अब पॉलीन्यूक्लियर में इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है Fe3CO12, Fe3CO12। तो ये कैसे ड्रॉ करना है, देखो 3 आयरन का एक ट्रायंगल बना लो, 3 आयरन का ट्रायंगल बना लिया आपने। अब इसमें दो आयरन के बीच में आपको क्या करना है, 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल लिखने हैं। सपोज दिस डॉट रिप्रेजेंट कार्बोनिल, ये 2 ब्रिजिंग कार्बोनिल लिखने हैं। इतने ही ब्रिजिंग कार्बोनिल इसमें होते हैं, बाकी सब टर्मिनल लिखो। 12 में से 2 गए, 10 बाकी है। सपोज 1 2 3 4 5 6, यहां ब्रिजिंग है ऑलरेडी। सो 7 8 9 10। सो दिस डॉट रिप्रेजेंट द कार्बोनिल। ये है इसका स्ट्रक्चर Fe3CO12 का, राइट। अब जैसे ही आप आयरन के नीचे कौन होता है, Ru, रुदेनियम 3CO12 और ऑस्मियम OS3CO12, इनका स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो आपको समझ लेना है ब्रिजिंग कार्बोनिल निकल के वो टर्मिनल बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 3 मेटल, they will form a triangle and 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 8 12, all the carbonyls are terminal. So as you go down the group, bridging tendency of metal decreases. तो क्या हुआ यहाँ पे, आयरन के नीचे रुदेनियम है, ऑस्मियम है। आयरन में 2 ब्रिजिंग थे, बट रुदेनियम एंड ऑस्मियम में 0 ब्रिजिंग कार्बोनिल है। सो डाउन द ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी डिक्रीजेस फॉर मेटल। तो आयरन का ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, बट Ru एंड OS का ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जैसे ही आप नीचे जाओगे, ब्रिजिंग कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ आयरन। सेम हम देखेंगे कोबाल्ट फैमिली के लिए। सेम वी आर गोइंग टू सी फॉर कोबाल्ट फैमिली। अब देखो, यहां आयरन का अलग है और RuOS का अलग है। कोबाल्ट फैमिली में क्या होता है, देखो कोबाल्ट फैमिली में क्या होगा, देखो। सो कोबाल्ट का हम टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं, टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। सो दैट इज CO4। कार्बोनिल उतने ही है, बट मेटलिक इंक्रीज हो गया। सो कोबाल्ट एंड रोडियम, ये दोनों एक जैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इरिडियम अलग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मतलब ब्रिजिंग कार्बोनिल डिफरेंट हो गए। तो कोबाल्ट एंड रोडियम का कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देखो 4 मेटल है, तो 3 मेटल को आप क्या करो, एक ट्रायंगुलर पोजीशन पे रखो, एक ट्रायंगल बनाओ 3 मेटल का, और 4th मेटल जो है उसको सारे मेटल के साथ कनेक्ट करो। ये बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर 4 मेटल। अब इसको 12 कार्बोनिल अटैच करने हैं। कोबाल्ट एंड रोडियम में ब्रिजिंग कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं, अब कैसे है, इन 2 मेटल के बीच में एक ब्रिजिंग कार्बोनिल है, इन 2 मेटल के बीच में ये दूसरा ब्रिजिंग कार्बोनिल है, और इन 2 मेटल के बीच में ये तीसरा ब्रिजिंग कार्बोनिल है। ब्रिजिंग कार्बोनिल हो गए। अब हम लिखेंगे टर्मिनल कार्बोनिल। 3 कार्बोनिल गए, अब 12 में से 3 गए, कितने बाकी है, 9 बाकी है। सो 9 को कैसे लिखें, पहले हम 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बाकी है ना, यहाँ पे ब्रिजिंग है इसलिए वो 9th भी यहीं पे जाएगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट CO4 CO12, रोडियम 4 CO12, CO4 CO12, RH4 CO12, इन दोनों का स्ट्रक्चर है। इरिडियम में नीचे के मेटल, उनकी ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी कम है, तो ये सारे ब्रिजिंग टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो कैसे होगा इरिडियम का कैसे होगा, मैं नीचे ड्रॉ करती हूँ, IR
4 CO12, तो ये यहाँ से हटा देती हूँ. सो इरिडियम सेम इट विल फॉर्म अ ट्रायंगुलर कॉम्प्लेक्स ऑफ बेस ट्रायंगुलर होगा, यहाँ पे 4th इरिडियम होगा एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑल कार्बोनिल्स आर टर्मिनल कार्बोनिल. ठीक है, डन डन. ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो गई एज वी गो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. ठीक है, ओके. सो नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. तो अभी आज का आपका होमवर्क है, सारे कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं. 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो मैंने आपको मिसलेनियम टार का रेफरेंस बुक हमारे ऐप में अपलोड करके दिया है, उसमें ऑर्गेनोमेटालिक चैप्टर रीड करना आपको स्टार्ट करना है. जो बीच में इंटेक्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो. कुछ भी डाउट हो आप मुझे हमारे ऐप के ऊपर पूछ सकते हो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.